आज हम पढ़ेंगे फ्रेनोलॉजी के बारे में। फ्रेनोलॉजी होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट दिया किसने और इससे रिलेटेड क्या क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलते हैं, ये सारा हम पढ़ेंगे आज के इस लेक्चर में। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिमिनोलॉजी ज्ञान एंड एपिसोड 9 ऑफ जीरो टू हीरो सीरीज ऑफ थ्योरीज ऑफ क्राइम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। फ्रेनोलॉजी जो टर्म है वो दिया था फ्रांस जोसेफ गॉल ने, जिनका जन्म 1758 में हुआ एंड ही वाज अ जर्मन फिजिशियन। तो फ्रेनोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है इन्होंने दिया अपनी थ्योरी ऑफ ऑर्गेनोलॉजी के अंदर। इन्होंने इसमें बताया कि जो ब्रेन के अंदर कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं और वो एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। ब्रेन के अलग अलग सेक्शंस हैं जो कि अलग अलग फंक्शन करते हैं और उसी के बेसिस पे हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो फ्रेनोलॉजी इज बेसिकली हम बात करते हैं स्कल के, द आउटर स्ट्रक्चर ऑफ स्कल, एंड उसके बेसिस पर हम किसी पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। फ्रेनोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि जैसे बाकी ऑर्गन्स मसल से मिलकर बने हुए, सेम वैसे ही ब्रेन भी मसल से मिलकर बना हुआ है। और जैसे जैसे हम जितना उस चीज को, जितना उस एरिया को यूज करते जाएंगे, वो साइज में बड़ा होता जाएगा। तो फ्रेनोलॉजिस्ट ने ये बताया कि जैसे हम हमारे ब्रेन का जो हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, ठीक है, वही हम अपने स्कल्स में देख पाते हैं। तो फ्रेनोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि जो ब्रेन का जो सेक्शन है, जो ज्यादा एक्टिव है उस पर्सन के ब्रेन में, वो हिस्सा जो है लार्ज हो जाएगा, हमें स्कल में ही देखने को मिल जाएगा। ऐसे हमको बम्प्स देखने को मिलते हैं। बम्प्स वैसे क्या कहते हैं, जो हिस्सा ऊंचा हो। सो अकॉर्डिंग टू फ्रेनोलॉजिस्ट उनका मानना है कि जो ब्रेन का जो ज्यादा हिस्सा एक्टिव होता है स्कल में, वो हिस्सा जो है एज अ बम्प निकल कर आता है बाहर। उन्होंने काफी जो यंग पॉकेट्स हैं, जो चोर होते हैं, जो चोरी करते हैं, उनके हेड्स को एग्जामिन किया और उन्होंने पाया कान के ऊपर का जो हिस्सा है जो कि स्कल में है, वो उसमें बम्प्स हैं। ठीक है, ये जो बम्प्स होते हैं दैट इज रिलेटिव टू एक्विजिटिवनेस, है ना, या टेंडेंसी टू स्टील या होर्ड और एग्जिबिट ग्रीड। कान के ऊपर वाला जो हिस्सा होता है जो स्कल में होता है, अगर वहां पर किसी का एरिया जो बम्प बनकर निकल के आ रहा है, वो रिलेट करता है आपका एक्विजिटिवनेस से। एक्विजिटिवनेस इज रिलेटेड टू पॉजिटिवनेस, ग्रीड, है ना, लालच, चोरी करना, ये सारी चीजों से रिलेटेड है। तो अब जो ये यंग पिक पॉकेट्स हैं, इन लोगों का जो ये वाला हिस्सा है वो बहुत ज्यादा एज अ बम्प निकल कर आता है स्कल में। ठीक है, तो फ्रेनोलॉजी क्या कर रहा है, इट इज फोकसिंग ऑन एक्सटर्नल शेप ऑफ द स्कल। स्कल के आउटर शेप पर ये फोकस करता है इंस्टेड ऑफ अपीयरेंस ऑफ फेस। जैसा कि हमने लोम्ब्रोसो की थ्योरी में पढ़ा, बॉडी के फीचर्स जैसे फेशियल फीचर्स हो गए, कि उनके जो प्रोट्रूडिंग जॉज होंगे, उनके हेयरी ग्रोथ होगी और ब्रॉड लिप्स होंगे, वाइडन आईब्रोज होंगी, इस तरीके से उन्होंने चीजें बताई। एंड सेम आप जाएं तो क्रैशमर और शेल्डन की थ्योरी में भी हमें कुछ इस तरीके से ही देखने को मिला कि बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स को हम देख के उस पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन इन केस ऑफ फ्रेनोलॉजी, फ्रेनोलॉजी क्या है, बायोलॉजिकल स्कूल का ही एक स्टार्टिंग वाला वर्जन है, जहां पर हमने ये बात करी कि जो स्कल को देख के, स्कल के शेप को देख के हम उस पर्सन की पर्सनालिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। यहाँ पर हमने उस पर्सन के अपीयरेंस को नहीं, बल्कि एक्सटर्नल शेप ऑफ द स्कल को फोकस में रखा। किसी भी पर्सन के साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को हम एनालाइज करते हैं किस चीज को देख के, स्कल के रीजन्स को देख के, है ना। जो हिस्सा उसके स्कल का बाहर की तरफ होगा, इसका मतलब वो ज्यादा एक्टिव है और इससे हम उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। लेकिन आज है इसको सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस कहते हैं, यानी कि फॉल्स प्रैक्टिस कहते हैं। कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं है पीछे, इसलिए इसको आज डिसक्रेडिट कर दिया गया। जैसे कि हम पामिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, इस तरीके से जो पामिस्ट्री होता है, जैसे आप हाथ पढ़ाते हैं ना पंडित जी को, तो उसका क्या है कि वो भी एक सूडो साइंस है, आपके उसके पीछे का कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। तो इसी तरीके से फ्रेनोलॉजी को भी सूडो साइंटिफिक प्रैक्टिस में कंसिडर किया, लेकिन उस टाइम पर ये काफी ज्यादा फेमस था। 1790s में गॉल ने 4 फंडामेंटल थीम्स की बात करी, जो कि उन्होंने अपने फ्रेनोलॉजी के रिसर्च में एज अ गाइडेंस लिया। ठीक है, तो उन्होंने 4 बातें लिखी, 4 बातें बताई कि जो मोरल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज होती हैं वो इननेट होती हैं।
तो मोरल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज होती है कि कोई पर्सन कितना ब्रिलियंट होगा, कितना इंटेलिजेंट होगा, उसके अंदर कितने कैसे मोरल वैल्यूज आएंगे, वो इननेट होते हैं, मतलब इनहेरिटेड होते हैं उसमें से, ये उसको उसके पेरेंट्स से उसमें ट्रांसफर हुए हैं। तो अगर कोई पर्सन जो है प्रेफर कर रहा है कि उसको चोरी करनी है, तो दैट इज उसका जो क्वालिटी है वो इननेट है, वो उसके पेरेंट्स से कहीं ना कहीं से उधर से इसके पास ट्रांसफर होकर आया है। द फंक्शनिंग ऑफ समवन्स मोरल एंड इंटेलेक्चुअल सिस्टम डिपेंड्स ऑन देयर ऑर्गन एंड बॉडी स्ट्रक्चर। किसी भी पर्सन के मोरल और इंटेलेक्चुअल सिस्टम का फंक्शनिंग कैसे होगा वो डिपेंड करता है उसके बॉडी के ऑर्गन्स पर और बॉडी के स्ट्रक्चर पर। अब ब्रेन क्या है, वो ऑर्गन है जिसके अंदर सारी मेंटल फैकल्टीज हैं, टेंडेंसीज हैं, फीलिंग्स हैं, और इसीलिए हम ब्रेन को ऑर्गन ऑफ द सोल भी कहते हैं। ठीक है। अब ब्रेन के अंदर बहुत सारे फैकल्टीज, टेंडेंसीज एंड फीलिंग्स हमारे स्टोर्ड होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल केयर फॉर अदर पर्सन, है ना, ये भी क्या हमारी एक फीलिंग्स है। रिलीजियस पर्सपेक्टिव, वो भी हमारी क्या है, फीलिंग्स है। ठीक है, किसी को ग्रेटिफिकेशन, इस तरीके से अलग अलग फैकल्टी, अलग अलग सेक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन के अंदर जो डिटरमाइन करते हैं कि इस पर्सन की पर्सनालिटी कैसी होगी। स्टार्टिंग में जो जोसेफ गॉल थे, इन्होंने 27 ऐसे सेक्शंस के बारे में बात करी ब्रेन के, जैसे आप यहाँ इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं कि ऐसे 27 सेक्शंस हैं। तो यहाँ पर ब्रेन के अलग-अलग जो सेक्शन है वो अलग-अलग पर्सनैलिटी को डिफाइन कर रहा है। तो ऐसे इन्होंने 27 पर्सनैलिटीज़ को पहले डिफाइन किया था, लेकिन उसके बाद अ, ये टोटल 35 में कन्वर्ट हो गए, मतलब उसमें और ऐड ऑन किए गए बाय हिज फॉलोवर्स, उनके स्टूडेंट्स ने जो है उसमें और सेक्शंस को जो है ऐड करा। तो देख लेते हैं कि क्या-क्या सेक्शंस हैं ब्रेन के अंदर। जैसे हम बात करते हैं एमेटिटिवनेस की, जो कि रिप्रोडक्टिव इंस्टिंक्ट्स और सेक्सुअल डिजायर्स को डिफाइन करता है या डिनोट करता है। देन फिलोप्रोजेनेटिवनेस, ये बात करता है लव ऑफ वंस ऑफस्प्रिंग की। फिर बात करते हैं कंसंट्रेटिवनेस की, जो कि आइडियाज एंड इमोशंस पर कंट्रोल करता है। देन एडहेसिवनेस इज बेसिकली अफेक्शन एंड फ्रेंडशिप। देन कम्स कॉम्बैटिवनेस which talks about self defense, courage, fighting। तो एक एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी पर्सन का जो स्कल का एरिया है, जहाँ पर कॉम्बेटिवनेस वाला जो एरिया है वो बम में है, वो हिस्सा जो है बम्पी है, तो इसका मतलब वो जो पर्सन है वो बहुत ज्यादा ब्रेव है, और वो किसी भी सिचुएशन से लड़ सकता है। ठीक है, जितना ज्यादा वो एरिया होगा उतना ज्यादा उस पर्सन के पर्सनालिटी में वो पर्सनालिटी डोमिनेंट होती है। ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रक्टिवनेस की। इसका मतलब यहाँ पे मर्डरस इंस्टिंक्ट्स होंगे ब्रेन के वाले हिस्से में। देन सीक्रेटिवनेस मींस टेंडेंसी टू कंसील, डुप्लिसिटी, डिसीट, धोखा देना, इस तरीके की चीजें। अगर किसी पर्सन का ये सीक्रेटिवनेस वाला जो सेक्शन है वो ज्यादा बड़ा होगा, इसका मतलब वो पर्सन जो है झूठ बोलने में बहुत अच्छा होगा, चीजों को छुपाने में बहुत अच्छा होगा। देन कम्स एक्विजिटिवनेस, sense of property, tendency to steal. Then constructiveness, desire to build and create. Then self-esteem, personal regard, self-interest, selfishness. Then love of approbation, need for esteem, love of praise, cautiousness, fear, timidity, benevolence, is kindness, compassion, desires to make others happy. Then comes veneration. Veneration क्या होता है? ये कौन से चीजों को कंट्रोल करता है? रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, इंस्टीट्यूशंस और कस्टम्स। देन कम्स फर्मनेस, डिटर्मिनेशन, टेनेसिटी, स्टबर्ननेस। देन कम्स कंसेंटियसनेस, justice, respect, love of truth, hope, expectations of future good. Wonder is related to desire for novelty, appreciation for the world. Ideality is related to love for excellence and beauty. विट की बात करें तो एक्यूटनेस, क्लेवरनेस, इमिटेशन मतलब कॉपिंग द अपीयरेंस और मैनर्स ऑफ अदर्स, इंडिविजुअलिटी, अवेयरनेस ऑफ फैक्ट्स एंड एग्जिस्टेंस। देन कम्स फॉर्म, ऑब्जर्वेंट ऑफ फिजिकल फॉर्म, साइज, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डायमेंशंस एंड डिस्टेंस। देन कम्स वेट, परसेप्शन ऑफ वेट एंड मोमेंटम, coloring, visual perception and appreciation. Then comes locality, the idea of relative position. Then comes the number,
ability to perform calculations, order, enjoyment of physical arrangement, mechanical abilities, then eventuality, understanding of the sequence of events, then comes time, perception of time and duration, tune, musical sense, language, faculty for language and verbal or written expression, comparison, ability to understand differences and make analogies, causality, understanding of cause and fact. So ये टोटल 35 सेक्शंस हमें ब्रेन में देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग चीजों को डिनोट करते हैं. So while Gall originally suggested there were 27 faculties यहाँ पर क्या है sections की हम बात कर रहे हैं, तो phrenology में later on 35 अलग अलग faculties, tendencies and propensities को add on किया गया. Large or more prominent a region was, the more likely that person was to have a particular personality trait. जितना ज्यादा brain का कोई सा area prominent या large होगा, उतना ही ज्यादा उस person का personality trait वैसा होगा. So phrenologists would use their knowledge of the shape of heads and organ position to determine the overall natural strength and weaknesses of an individual. So phrenologists कैसे determine करते हैं कि इस person का personality कैसा होगा? उसमें क्या करते हैं, उनका जो नॉलेज होती है रिलेटेड टू शेप्स ऑफ हेड, तो एक नॉर्मल पर्सन का ब्रेन में कहाँ वहां पर क्या क्या सेक्शंस होते हैं, तो उसके बेसिस पर वो क्या करते हैं पर्सन के स्कल को बहुत अच्छे से उसको आइडेंटिफाई करते हैं और वहां पे उसके जो बम्प्स होते हैं ब्रेन के ऊपर, स्कल के ऊपर जो बम्प्स होते हैं उसको एनालाइज करते हैं एंड उससे फिर वो बताते हैं कि क्या क्या उस पर्सन के स्ट्रेंथ है और क्या क्या उस पर्सन के वीकनेसेस हैं. स्टार्टिंग में बायोलॉजिकल थ्योरीज के जो बायोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ क्राइम की जब हम बात करते हैं तो सबसे स्टार्टिंग में फ्रेनोलॉजी का ही कॉन्सेप्ट बताया गया था. फ्रेनोलॉजी में इतना ज्यादा डीपली कुछ बातें नहीं पूछी जाती हैं, लेकिन आपको एक आइडिया होना चाहिए क्योंकि फ्रेनोलॉजी से क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में. इतना ज्यादा डीप नहीं पूछा गया है अभी तक, लेकिन फिर भी एक जो बेस होता है वो मैंने आपका इससे क्लियर करा दिया है एंड आपको थोड़ा इजी रहेगा अंडरस्टैंड करने में कि क्या चीजें हम फ्रेनोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं इसके क्रिटिसिज्म की. जैसे हर थ्योरीज ऑफ क्राइम के कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होते हैं, तो इस फ्रेनोलॉजी जो कॉन्सेप्ट दिया गया इसका भी क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिलता है. तो सबसे पहले तो इसके जो भी साइंटिफिक मेथड जो यूज बोला गया कि भाई इसमें जो है इसका प्रॉपर साइंटिफिक मेथड इसमें यूज नहीं किया गया है और इस वजह से इसको मानना एकदम बेवकूफी वाली बात हो जाएगी. ठीक है. एंड उसके अलावा फ्रेंच फिजिशियन है मैरी जीन पेरे, इन्होंने बताया कि हम क्या मान रहे हैं कि जो शेप है ब्रेन का और स्कल का, है ना, क्योंकि जो फ्रेनोलॉजिस्ट हैं वो स्कल को देखकर डिटरमाइन करेंगे, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि ब्रेन का जो सेक्शन ब्रेन में लोकेट है और रिप्रेजेंट कर रहा है वही उसी एरिया पे ही वो कोइंसाइड कर रहा है स्कल के साथ, वही एरिया वहां पर भी बम्प करेगा. अगर वो ब्रेन में एनलार्ज है तो वो स्कल में भी एनलार्ज होगा. ठीक है. बट दिस कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग. फिर 1844 में फ्रेंच फिजियोलॉजिस्ट है फ्रेंकोइस मैगेंडी, इन्होंने बताया कि जो फ्रेनोलॉजी है इट इज अ स्यूडो साइंस. जैसे कि आजकल में हम एस्ट्रोलॉजी, नेक्रोमेंसी और एल्केमी को देखते हैं, तो उसमें क्या है कि आप स्यूडो साइंस की बात करते हैं, उसमें कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है. तो ऐसे ही जो ये फ्रेनोलॉजी है दैट इज आल्सो अ स्यूडो साइंस. सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा एंड काफी इंफॉर्मेटिव लगा होगा ये लेक्चर आपको. इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. साथ के साथ आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं. टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर.